हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के इस डेक टेक्स के सेशन में हम लोग आगे की बात करेंगे। जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था उससे आगे बढ़ेंगे आज। पहले एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। इंट्रोडक्शन में जो जो बेसिक चीज़ें होती है वो देखी थी। सबसे पहले ये देखा था कि 3 बेसिक क्वेश्चंस इनकम टैक्स के अंदर क्या होते हैं। वो 3 बेसिक क्वेश्चन क्या क्या होते हैं? वो 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं: व्हाट इज टैक्स, why is it charged, and who the hell who charges it? Okay, तीन बेसिक क्वेश्चन है ये। तीन बेसिक क्वेश्चंस, राइट? तीन बेसिक क्वेश्चन है। ये तीन बेसिक क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने खोजने की अपने जीवन में कोशिश करी थी, और ये जीवन का अथक प्रयास हम लोगों को एक आंसर के ऊपर लाया था। उस आंसर ने हमें बताया कि ये तीनों चीजें क्या क्या होती हैं। और ये हमें पता चला कि टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। इट इज अ कंपलसरी पेमेंट मीन्स इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, राइट? मेरी मर्जी होगी तो मैं टैक्स दूंगा, नहीं होगी तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, ये पुनीत सुपरस्टार वाला सीन नहीं है। मेरी मर्जी होगी, मैं यहाँ बैठूंगा, जब मर्जी उठूंगा, जब मर्जी सोऊंगा, जो मर्जी करूंगा। नहीं, ये वो नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ बैठूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वहाँ कहूंगा, तो मोदी जी उधर से बोलेंगे अच्छा। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है एक, इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। ओके, मैंडेटरी पेमेंट मतलब यू हैव टू गिव इट वेदर यू वांट इट और नॉट। ठीक है, मैंडेटरी पेमेंट है। लगती किस किस के ऊपर है? एक तो सप्लाई के ऊपर लगती है। सप्लाई क्या होती है? गुड्स और सर्विसेज के माल को बेचने के ऊपर। टर्म जो कॉमन यूज करी गई उसे सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई के ऊपर लगने वाले टैक्स को जीएसटी बोला जाता है। ठीक है, और ये लगेगा आपकी इनकम के ऊपर। इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को बोला जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं हमने ये भी देखा था। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई के ऊपर लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं और ये रिग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? फटाफट से मेरे साथ एक बार बोलेंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसी औकात बढ़ी वैसी टैक्स बढ़ा, जैसी औकात बढ़ी वैसी टैक्स बढ़ा। और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? औकात कितनी भी बढ़ जाए, टैक्स उतने ही लेवल पे रहेगा। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर अंबानी भी 1 रुपए की कोई टॉफी खरीदता है तो उससे 18% जीएसटी मतलब 18 पैसे ही लिया जाएगा, तो वो भी 1 रुपये 18 पैसे ही देगा। और अगर मैं या आप खरीदते हैं तो भी 1 रुपये 18 पैसे ही देंगे। तो ये रेग्रेसिव होता है। जबकि अंबानी जो इनकम टैक्स देता है वो हमसे कहीं ज्यादा होगा। वो करोड़ों में देता है। जितना वो टैक्स देता है उसका 1% हमारी इनकम भी नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब जिसका इनकम उसी का टैक्स, सीधा सीधा ये हिसाब है, जिसकी इनकम उसी का ही टैक्स। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है? बर्डन शिफ्ट हो सकता है। बर्डन शिफ्ट का मतलब आप कंधे से अपना बोझ उतार सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? जब भी आपने कोई चीज परचेज करी तो उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं। तो ये पे किया हुआ जीएसटी अपने हाथ में पकड़ के रखो। जैसे मान लो आपने 50 रुपए जीएसटी पे किया जब भी वो चीज खरीदी। फिर आपने इसी चीज को, जिसको खरीदा है, आगे बेचने की कोशिश करी। तो जब आपने आगे बेची तो आपने आगे बेचते समय इसके ऊपर, इसी गुड्स के ऊपर 75 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। तो अब जो 75 रुपए का जीएसटी अभी आया और ये जो 50 रुपए का पहले था, इन दोनों को सेट ऑफ करना है। तो इन दोनों को सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो है 25 रुपए। तो 25 रुपए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं सिर्फ। तो आपने अपना 50 रुपए का जो बर्डन था वो जिसको आप बेचा उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इसलिए बोलते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। वाई टैक्सेस आर चार्ज? तो ये तो आप सभी को पता है, टैक्सेस इसलिए चार्ज होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है। ठीक है, रेवेन्यू की जरूरत क्यों है? इस कंट्री को रन करने के लिए। ठीक है, हर चीज में पैसा लगता है तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए इस कंट्री को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रोड्स बनाने के लिए, जैसा कि हर कोई बच्चा रोड पे ही पहुंच जाता है जैसी पूछो सरकार क्या करती है जी? रोड बनाती है। और भी बहुत सारे काम करती है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड बहुत सारे काम। आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको भी फंडिंग सरकार ही देती है। तो ये पैसा घूम के आपके पास ही आता है कहीं ना कहीं बेनिफिट के रूप में। और ये सोच बिल्कुल भी मत बिठाना दिमाग में कि हम लोग जो पैसा दे रहे हैं उसी से कंट्री डेवलप हो रही है। एक्चुअली में है तो ऐसा ही, लेकिन सरकार नहीं चाहती आप ऐसा सोचो। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप ये भी बोलोगे कि मैं कंट्री की डेवलपमेंट में दूं या ना दूं, ये तो मेरे हाथ में होना चाहिए। बट सरकार ने बोला
आपके पास ये चीज अधिकार नहीं है, आप सिर्फ हमें पैसा दो। आपके पास ये भी अधिकार नहीं है पूछने का कि जो मैंने पैसा दिया टैक्स का वो पोर्शन कहाँ लगाया गया। तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है इस चीज में। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे अंडा मिलेगा आपको, आपको सिर्फ टैक्स जमा करना है, वो कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगा उससे आपका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ओवरऑल तरीके से बता दिया जाएगा कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बट वो स्पेसिफिकली ये नहीं बता पाएंगे कि सर जो आपसे हमने 1 लाख रुपए का टैक्स लिया उस 1 लाख रुपए का कहाँ लगाया, ये नहीं बता पाएंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि सरकार इतना सब कुछ करती है। सरकार, अब बहुत सारे बच्चों का ना ये डाउट होता है कि सर इतना सब कुछ तो है, अब आवाज सही आ रही होगी। अब डाउट ये होता है कि सर इतना सब कुछ तो है, सरकार इतना सब कुछ कर कैसे सकती है, मतलब सरकार इस कंट्री को पूरा चला रही है, पैसे मांग रही है हमसे और ये भी कह रही है कि आपकी वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है ये, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप हमसे पूछ नहीं सकते, यू डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क अस कि आपका स्पेसिफिक पैसा कहाँ गया। हाँ, आप आरटीआई डाल के, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा ये पता कर सकते हो कि सरकार ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किसका कितना पैसा लगा है या आपका दिया हुआ टैक्स में कितना यूटिलाइज हुआ है, ये जानने का कोई भी तरीका अभी तक पूरे इनकम टैक्स सिस्टम में नहीं है। और आगे भी आने की इसकी कोई बेसिकली होप नहीं है। अब इतना सब कुछ सरकार कैसे कर पाती है, तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाई जाती है। इंडिया में मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। जितनी भी पावर है सुप्रीम कोर्ट या किसी की भी या प्रेसिडेंट की भी इवन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लेते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल दर्जा किसको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब लोग अपनी अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। हर किसी की राइट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस में बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का नेता हो या कोई भी नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो जो ग्रुप सी या डी के पर भी काम कर रहा है, उसका हायरिंग वायरिंग सब उसी में बताया हुआ है। जैसे आईएएस ऑफिसर की हायरिंग के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो इसी तरह से ही ये टैक्स वसूलने का हक इनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक मोटी किताब है, उस मोटी किताब के अंदर कुछ पेजेस हैं, कुछ लेसन्स हैं, उन लेसन्स में कुछ बातें लिखी हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए उन लेसन्स को यहाँ पे आर्टिकल बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक पेज को मतलब आर्टिकल को मतलब पेज नंबर 246 में ये लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे लिखा है, ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। बाय आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 247 स्टेट्स 3 टेबल, ये हमने अच्छी से पढ़ लिया था कि 246 जो है वो अधिकार देता है। 247 3 टेबल के बारे में बात करता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन जो लिस्ट है उसके अंदर पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार है लॉ, और अपना स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार है, और कॉन्करेंट में दोनों मिलके बनाते हैं। दोनों मिलके बनाने का एग्जांपल जीएसटी है, जहाँ पे ये दोनों मिलके एक्ट्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। अब इसके बाद एंट्री, इस वाली यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 ये बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी तरीके की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है। यानी कि मोदी जी हर तरीके की इनकम के ऊपर आपसे टैक्स लेने आ सकते हैं। जैसे आपने जैसी ही अपने बैंक अकाउंट में मैसेज देखा कि भाई सैलरी आ गई, तो एक इंसान जो आपके सामने खड़ा होगा ऐसे ऐसे करते हुए और बोलेगा मित्रों वो मोदी जी होंगे और वो टैक्स लेने आए होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी चीज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकती है, लेकिन किस तरीके की इनकम के ऊपर, जिस तरीके की इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले सकती, तो यहाँ पे लिखा है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू चार्ज टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सभी तरीके की इनकम के ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। अब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाने के बाद भी लेवी एंड कलेक्शन दो अलग अलग चीज होती हैं। तो लेवी तो करती है बट कलेक्ट नहीं करती। तो लेवी कर सकती है बट कलेक्ट नहीं करती, मतलब इसका यही है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया तो जा सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं लगाती है, कलेक्ट नहीं करती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। ये आप एसएसटी में 9वीं 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया इज अ बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जहाँ पे मोस्टली ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर। नियर बाय 60% अभी भी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही निहित है। इसीलिए ही
हम लोग कभी भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, ये बोला गया है एंट्री नंबर 46 में कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है। अब कॉन्ग्रेंट लिस्ट है जिसके अंदर जीएसटी, जिसको लिस्ट 3 बोला जाता है, हालांकि इसको हमें अभी इनकम टैक्स में कुछ पढ़ना लेना देना नहीं है। जब मैं जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे पढ़ाऊंगा कि कॉन्ग्रेंट लिस्ट में ये दोनों मिलके कैसे जीएसटी का एक्ट बनाते हैं। वहां पे मैं कुछ अलग आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको, जैसे 269 पढ़ाऊंगा, 269A पढ़ाऊंगा, वहां पे अलग आर्टिकल है। ठीक है, जो वहां पे जीएसटी कलेक्ट करने की उनको पावर देते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि सरकार कुछ भी काम जो कर रही है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इनकम टैक्स लॉ जो होता है उसके सोर्स क्या है। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट है जो इस पूरी शिप का एक कैप्टन है। ठीक है, कैप्टन है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बात समझ नहीं आती, रूल्स हेल्प करते हैं। इसके बाद फाइनेंस एक्ट है, जैसे फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है आपके लिए, ये बात आपको याद रखनी है। फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है, जो हमें बहुत सारी चीजें बताता है, जो हर साल आता है 1 फरवरी को बिल के रूप में, और फिर वो एक एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद। तो अभी फाइनेंस एक्ट जो 2023 आया है, जो आपने न्यूज में भी सुना होगा, जिसमें टैक्स रेट चेंज हुए हैं, वो मई 24 या जून 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। दिसंबर और नवंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नोटिफिकेशन और सर्कुलर, अगर दो गुटों में भड़ाभड़ हो जाए, भड़ाभड़ हो जाए, भड़ाभड़ हो जाए किसी एक पर्टिकुलर बात के ऊपर, एक सीएमए ने बोला कि यार ये इनकम इस तरह से कैलकुलेट होनी चाहिए, दूसरे सीए ने बोला भाई ये इनकम इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगी, मैं अपनी तरह से करूंगा, क्योंकि इसके बारे में एक्ट में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से इस इनकम को कैलकुलेट किया जाए। तो आपस में इन दोनों की लड़ाई होगी, तो ये जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट वहां पे एक क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन जारी करके बताएगा कि तुम दोनों चुप रहो, जो मैं बोलता हूँ ये उस तरह से कैलकुलेट होगी। फिर इन दोनों को भी वही मानना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट जजमेंट होते हैं, कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है किसी पर्टिकुलर केस में, तो हम मान लेते हैं कि वही हमारे लिए क्या है, एक रूल है इनकम टैक्स के अंदर। और ये इनकम टैक्स लॉ के ही नहीं, किसी भी तरीके के लॉ के यही सोर्स होते हैं, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर लॉ का एक एक्ट होता है, उसके एक रूल होते हैं, फिर उसके नोटिफिकेशन होते हैं, फिर कोर्ट का जजमेंट होता है। फाइनेंस एक्ट सब में नहीं होता, वो सिर्फ इसी में ही है, इनकम टैक्स में। इसके बाद बेसिक डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी, इसमें सेक्शन नंबर 4 सीखा था। सेक्शन नंबर 4 ये बोलता है कि किसी भी इंसान की इनकम जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है, पर्सन के द्वारा कमाई गई है बेसिकली, और वो टैक्सेबल कब होगी, असेसमेंट ईयर में, उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। ये 5 बातें हमने सीखी थी, 5 बातों में से हमने 4 सीख लिया था, इनकम टैक्स रेट अभी हमने नहीं सीखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ये सीख लिया कि इनकम क्या होती है। ठीक है, हमने ये सीख लिया प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और असेसी कौन होता है। तो इनकम क्या होती है, इनकम बताई गई सेक्शन नंबर 14 में, कि जो भी आपकी कमाई है, जो भी आपकी अर्निंग है, उसको आपको 5 हिस्सों में तोड़ना है, जिसको हम लोग बोलेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आएगा इनकम अंडर हेड सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों तरीके की इनकम में आपको तोड़ के उसको दिखाना है। इसको तोड़ने के बाद आपको उसमें क्लबिंग जोड़नी है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को एडजस्ट करना है। उसके बाद आप आ जाओगे जीटीआई के ऊपर, जीटीआई में से आपको डिडक्शन को माइनस करना है, तो आप आ जाओगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने बताया था कि एक माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब मतलब जोड़ी जाती है कुछ स्पेशल सिनेरियो में। ये आपका अलग से चैप्टर है, मतलब आपके ये सारे ही चैप्टर है वैसे तो, ये सारे चैप्टर है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और डिडक्शन, ये सारे ही अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि मोटा मोटा ये समझ लो कि क्लबिंग जब होती है, इसका मतलब ये है एक एग्जांपल के रूप में कि किसी माइनर की इनकम उसके पेरेंट की इनकम में जोड़ी जाती है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, ये उस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अब अगले परफॉर्मेंस समझ लो। इसके बाद सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करते हैं लॉसेस का। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आपका लॉस 2 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए के लॉस को तो सेट ऑफ करोगे, और 1 लाख रुपए के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाओगे, फिर चैप्टर 6 के अंदर जो डिडक्शंस हैं उसको माइनस करोगे, तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकम का मतलब है वो टैक्सेबल इनकम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने देखा प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर होता है कि आपने इस साल कमाई करी पूरे साल 2023 में, तो आप 2023 में कमाने वाले पैसे के ऊपर जो टैक्स दोगे वो 2024 में दोगे। तो ये जो 2023 है इसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है। ऐसा ईयर जहाँ पे आप अर्न करते हो, और ऐसा ईयर जहाँ पे आप पे करते हो इसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर।
तो सरकार ये कहती है जो आपने पिछले साल कमाई की है उसके ऊपर टैक्स अगले साल देना। जो पिछला साल है उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है, जो अगला साल है उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। हमारे लिए पिछला साल क्या है, हमारे पेपर के लिए हर साल प्रीवियस ईयर अलग होता है। तो हमारे पेपर के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, मतलब अभी हम 2023 में है, राइट। तो हमारे लिए क्या चीज है कि 2022 से 23 जो है हमारा, वो असेसमेंट ईयर है। और प्रीवियस ईयर हमारे लिए जो है वो 21-22 है। मतलब जो भी आपने 1 अप्रैल 2021 से लेके 31/3/2022 तक कमाया, उसके ऊपर आप टैक्स देंगे अभी 2023 में। फिर आप जो 2023 में कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स देंगे 2023 से 24 में। 23-24 में क्यों लिख रहा हूँ आप सभी को पता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है, इसको इसी तरह ही लिखा जाता है। इसके बाद हमने पर्सन की डेफिनेशन सीखी, जिसमें पहला इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप, और फिर एओपी बीओआई, और फिर लोकल अथॉरिटी। मैंने आपको समझाया था कि पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ 6 लोग ही आते हैं। सातवां एक ऐसा इंसान है, वो असली इंसान भी नहीं है, उसको हम इसलिए कंसिडर करते हैं सिर्फ क्योंकि जो 6 में नहीं आया वो 7वें में आएगा। जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉर्पोरेट अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट अथॉरिटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो ना ही इंडिविजुअल है, ना ही एचएफ है, ना ही कंपनी है, ना ही पार्टनरशिप है, ना ही ईओपी है, ना ही बीओआई है, ना ही लोकल अथॉरिटी है। तो वो होगी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ये मैंने बताया था आपको, ये 7वें पर्सन के अंदर आएगा। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट कवर्ड अबव एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ हमने पर्सन में सीखी। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपको इन पर्सन को क्लासिफाई करना है। इसमें क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप को इंडिविजुअल के रूप में ही टैक्सेबल किया जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका ओनर अलग अलग नहीं होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। इसके बाद ये एक स्पेशल केस है जो हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है, अभी हमने कवर किया नहीं है। इसके बाद हमने असेसमेंट ईयर देखा था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9। इसमें ये बताया था कि जिस ईयर में आप अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस ईयर में आप पे करते हैं उसको आप असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अर्न एंड पे मॉडल पे इनकम टैक्स चलता है, फर्स्ट यू अर्न देन यू पे, ठीक है। इसके बाद आप आ गए एसएससी के ऊपर। एसएससी कौन होता है? एसएससी एक ऐसा इंसान होता है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ भी देने के लिए लायबल है। तो अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सिर्फ अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो आप एक एसएससी है। अब वो लायबिलिटी किस तरह की हो सकती है वो डेफिनेशन में सीखें। एक पर्सन, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, पेनल्टी, इंटरेस्ट इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट या टैक्स पे करना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आप एक असेसी कहलाएंगे, ठीक है। तो वो कभी भी किसी भी टैक्स पेयर को उसके नाम से लेके नहीं पुकारते, वो ये बोलते हैं असेसी, डियर असेसी, मिस्टर टैक्स पेयर। वो कभी भी किसी को नाम से नहीं पुकारते, ठीक है, वो सभी को असेसी बोलते हैं। जैसे जिन लड़कों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है वो सभी को ही शोना या बाबू बोल के पुकारते हैं ताकि अलग अलग नाम ना लेने पड़े। उसी तरह ही इनकम टैक्स के बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं बहुत सारे टैक्स पेयर के साथ, तो वो सिर्फ एक ही नाम लेके पुकारते हैं, असेसी, प्री एसएससी, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी है या कोई भी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई है, उसको इस एक्ट के अंदर एसएससी बोला जाता है। अब इस चीज को डिटेल में समझेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में समझा देता हूँ। समझ लीजिए मिस्टर एक्स हैं एक, जिन्होंने आज तक नॉट पेड इनकम टैक्स, उन्होंने आज तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया, कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया, ठीक है। और ये कब तक हुआ? 2022 तक हुआ। अब जब 2023 आया जिसमें अभी हम लोग हैं, तो 2023 में क्या हुआ? 2023 में मोदी जी ने ये देखा कि यार ये तो बहुत सारे पैसे कमाता है बट ये टैक्स नहीं देता, तो इसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ। पेनल्टी कितनी लगी? पेनल्टी लगी 100% की, मतलब जितना वो कमाता था, 1 लाख रुपए कमाता था, 1 लाख रुपए ही उसको टैक्स देना पड़ा। तो अभी तक तो वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता था, लेकिन क्योंकि पेनल्टी लग गई, हालांकि उसने कभी टैक्स नहीं दिया, पेनल्टी लगने के बाद भी वो एक एसएससी हो गया। एक क्या हो गया? एसएससी हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि एक इंसान जिसको कोई भी टैक्स देना हो या कोई भी अदर अमाउंट देना हो, पेनल्टी, इंटरेस्ट या कुछ भी, वो इस चैप्टर के अंदर एसएससी माना गया है, ठीक है। इसके बाद एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। मतलब अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसके ऊपर अभी कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स के अंदर, वो केस किससे रिलेटेड हो सकता है? आपकी इनकम से रिलेटेड, आपके रिफंड के रिलेटेड, ठीक है, तो भी आप एसएससी माने जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में क्या समझाया गया, जैसे मान लो मिस्टर एक्स है,
अब मिस्टर एक एक्स एक जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरी के ऊपर एक अमाउंट काटता है जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स अलग चीज होती है, टीडीएस अलग होता है। तो जब भी इनको 10,000 रुपए की इनकम मिलती है तो इसमें से 1,000 रुपए कंपनी वाले काट लेते हैं और उनको 9,000 रुपए ही देते हैं इन हैंड। अब ये क्या करते हैं, 1,000 रुपए का ये 1,000 रुपए इनकम टैक्स के पास जमा करा देते हैं हर मंथ। तो जैसे इनका साल का 1,000 रुपए पर मंथ है, तो साल का 1,20,000 रुपए इन्होंने टैक्स जमा करा दिया, किसने, कंपनी वालों ने। अब कंपनी वालों ने ये काम जबरदस्ती किया है। साल के अंत में पता चला कि मिस्टर एक्स की जो इनकम है मिस्टर एक्स की, वो कितने रुपए ही है, खाली वो 2.5 लाख रुपए से कम है, और 2.5 लाख रुपए से नीचे कोई भी टैक्स नहीं होता। तो इन्होंने जो 1,20,000 रुपए काट के कंपनी ने इनके नाम पे जमा करा दिए, इसका अब इनको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। क्या मिलेगा, रिफंड। तो बहुत सारे सैलरी वाले बंदे जो है वो रिफंड क्लेम करते हैं। ठीक है, तो रिफंड अगर आपने हालांकि कोई इनकम टैक्स नहीं भरना, ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है, लेकिन आपको रिफंड चाहिए, तो भी आप एसएससी कहलाएंगे, तो भी आप क्या कहलाएंगे, एसएससी ही कहलाएंगे। इसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, चाहे आप एसएससी हो या नहीं हो, आपको मान लिया जाएगा कि आप एसएससी हो, तो भी आप एसएससी हो। अब ये जबरदस्ती क्यों मान रहे हैं ये मैं समझाता हूँ आपको। हालांकि मैं आपको डिटेल में आने वाले सेशन में भी समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा समझ लो कि मान लो कोई मिस्टर वाई थे, ठीक है, जिनका कोई मान लो फंड था, फंड में उन्होंने पैसा जमा किया था, अब उनकी हो गई डेथ, और नॉमिनी में उन्होंने नाम लिखवाया था अपने बच्चों का, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो ये दोनों जो हैं वो लीगल हेयर्स हैं। अब हालांकि इन दोनों का कुछ भी इनकम नहीं है, फिर भी ये दोनों भी इनकम टैक्स में एसएससी बोले जाएंगे, क्योंकि इसके पापा का जो फंड का पैसा था अब इन्हें मिलेगा, तो इनको भी क्या बोलेंगे, एसएससी ही बोलेंगे। तो ये एसएससी है तो नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा कि ये एसएससी है। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डिफॉल्ट का मतलब उसने कोई गलती करी है, गलती करने के बाद उसको एसएससी बना लिया गया। ठीक है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये अभी 3 पॉइंट है जो हमको समझने हैं। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि स्पेशल केस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैंने आपको पिछले सेशन की रिवीजन करा दी, आज का एजेंडा बता दिया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ये टैक्स प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई इंसान आपको टैक्स टीचर इसको कराता हुआ आजकल नहीं मिलता, आई डोंट नो व्हाई। बट आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि टैक्स प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस क्या होता है। टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि आप टैक्स को प्लान कर रहे हैं, मतलब यू नो ऑल द प्रोविजंस कि आपको कहाँ का बेनिफिट मिल सकते हैं, आप लीगल दायरे में रह के किसी भी चीज को प्लान कर रहे हैं, अपने टैक्स को प्लान कर रहे हैं, ये एक गुड प्रैक्टिस कहलाती है। इविजन मतलब क्या होता है कि आपने अपना, इविजन मतलब होता है बचाव किया, या फिर आपने डॉज किया, उससे बच गए, या छुपा लिया कोई फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट छुपाया है आपने जो आपके ऊपर इनकम टैक्स ला सकता था। जैसे आपने 10 लाख का कोई मकान बेचा, लेकिन उसको कहीं दिखाया ही नहीं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि अगर हम लोगों ने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है और हम उन्हें बताए ही ना ये बात, तो क्या हमारे पर टैक्स लगेगा, आंसर इज यस। वो अगर पता लगा बाद में तो आपको टैक्स इविजन, जो कि एक गुना होता है, उसमें रखा जाएगा। इसके बाद टैक्स अवॉइडेंस। अब इविजन और अवॉइडेंस एक तरीके के नहीं होते हैं। अवॉइडेंस क्या होते हैं कि आप एक्ट के अंदर कुछ लूप होल ढूंढ ले, लूप होल मतलब कमी। अब इनकम टैक्स के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पापा या मम्मी की इनकम के अंदर क्लब होगी। ठीक है, तो अब बहुत सारे केस के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं। ये लूप होल क्या है, अब ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि वो माइनर के पेरेंट्स वही दोनों हैं। ये एस्टेब्लिश करने के लिए उस माइनर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसके मम्मी पापा का नाम होना चाहिए। अब उसके मम्मी पापा का नाम अगर उन डॉक्यूमेंट में कुछ और है और उनका ओरिजिनली अपने आइडेंटिटी में कुछ और नेम है, तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि उस माइनर के पेरेंट्स वही दोनों हैं। तो उन दोनों की इनकम के अंदर वो उस माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, नेम के डिफरेंस की वजह से। तो ये लूप होल है, ऐसा लीगली करना सही नहीं है, बट ये लूप होल है, तो इसकी कोई सजा भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई सब चीजें आपको, ये तीनों चीजें, बाकी डिफरेंस आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद स्पेशल केस। अब मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि आप जो 2022 में कमाते हो उसके ऊपर टैक्स 2023 में देते हो, जो 2023 में अभी कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स दोगे 2024 में। यही मैंने सिखाया आपको। तो 2023 मेरा प्रीवियस ईयर है, मतलब 22 से 23 मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 24 से 25 मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा, राइट।
यही चीज़ है पूरी टोटल। या हम लोग अभी करंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर अभी क्या है, अभी हमने जो इनकम 2022 से 23 में कमाई है उसके ऊपर टैक्स देंगे 2023 से 24 में। तो 2022 से 23 में जो आपने इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर आप टैक्स दोगे 2023 से 24 के अंदर। ये है जर्नल रूल, राइट, ये जनरल रूल है। बट इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपने 2022 में कुछ इनकम कमाई और उसके ऊपर 2022 में मतलब हैंड टू हैंड आपको टैक्स देना पड़ेगा। हैंड टू हैंड टैक्स देना पड़ेगा। सर ऐसा कब हो सकता है? और बहुत बच्चों के दिमाग में एक मेम आ रहा होगा, ये क्या जुल्म है? क्योंकि बहुत सारे मेम, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एंगेज हैं इस मीम में। तो वो ये आ रहा होगा, यार ये क्या जुल्म है कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दिया जाएगा। ऐसा कब होता है, वही सिचुएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, इज ऑलवेज ऑन इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर टैक्स इज पेबल इन असेसमेंट ईयर? क्या हम लोग जो हमेशा, वो खुराफाती स्टूडेंट था, उसने ये बोला कि सर, खुराफाती उसके दिमाग में क्या चल रही थी, उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी कि सर ने सिखाया प्रीवियस ईयर के ऊपर जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। उसने लेक्चर नंबर 1 लिया, आज का लेक्चर में वो आया नहीं। तो उसने सोचा यार प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में टैक्स लिया जाता है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैंने तो 2 लाख रुपए अब कमा लिए हैं, और अब मैं कनाडा की फ्लाइट पकड़ूं और मौजा करूं। मतलब उसने 2 लाख रुपए यहाँ से कमाए, अब वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है और वापस नहीं आने वाला। तो क्या, जब तक असेसमेंट ईयर आएगा, फिर असेसमेंट ईयर आते ही कौन बाहर आएगा बताओ? देखो मेरी राइटिंग राइटिंग तो सही है, मतलब ये ड्राइंग थोड़ी बुरी है। मोदी जी बाहर आते हैं हमारे कब, असेसमेंट ईयर वाले दिन। मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि यार प्रीवियस ईयर वाला टैक्स आप असेसमेंट ईयर में दोगे ना, तो वो असेसमेंट ईयर में ही जेब में हाथ डाल के बाहर आते हैं और देखते हैं कि यार मुझे तो इस स्टूडेंट से टैक्स लेना है क्योंकि मुझे पता है इसने 2 लाख रुपए कमाए। फिर उसके घर जाते हैं, फिर वहां बताता है वो तो गायब हो गया, वो तो कहाँ चला गया, उसकी तो मौजा ही मौजा हो गई। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या इस 2 लाख के ऊपर टैक्स दिया जाएगा या नहीं? तो ऐसे बहुत सारे केस आए जिसके अंदर लोग यहाँ से इनकम कमा के रफू चक्कर हो जाते थे। तो एक नया रूल बनाया गया कि प्रीवियस ईयर का टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में ही दोगे आप। अगर आप इंडिया से बाहर परमानेंटली जा रहे हो, या लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हो, या आपकी वापस आने की डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो खुराफाती स्टूडेंट था हमारा ये वाला, इसको ये बात नहीं पता थी। तो ये जैसे ही 2 लाख रुपए लेके भागा, तो इसके पास नोटिस आ गया। अब टैक्स कलेक्शन का नोटिस वहां भी आ सकता है जहाँ पे ये है। पहली बात तो जब ये यहाँ से जाना चाहेगा तो यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि अगर आप परमानेंट, वो पूछते हैं कि आप किस रीजन से इंडिया से बाहर जा रहे हो। तो अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो आपकी वैलिडिटी भी उतनी ही रहती है डॉक्यूमेंट्स की, कि आप उतने दिन तक ही इंडिया से बाहर रह सकते हो। अगर आप परमानेंटली जा रहे हो तो आपको अपना पैन नंबर फर्निश करना ज़रूरी होता है, और वो उस पैन नंबर से इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछ लेते हैं कि भाई इसने टैक्स दिया हुआ है नहीं दिया हुआ पूरा का पूरा। तो उस समय पता चल जाता है। तो आपको फुल एंड फाइनल अपना बैलेंस क्लियर करके ही जाना पड़ेगा, जब ही जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप पॉइंट नंबर, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पॉइंट नंबर देखो कौन सा है। आ जाओ, सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 2, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सेक्शन नंबर 174। तो 174 में बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा इंसान जो लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है या परमानेंटली जा रहा है इंडिया से बाहर, जिसका कोई भरोसा नहीं है बाहर से वापस आने का, उसको टैक्स उसी साल में देना पड़ेगा जिस साल में उसने इनकम कमाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल समझो। एक और एग्जाम्पल समझो, ये दिया नहीं है, ये है शिप। ठीक है, ये कैसा शिप है वो छोड़ दो कैसा है। ठीक है, लो मैं आपके लिए इसको नीला कलर कर देता हूँ ताकि पानी लगे। अब ये एक शिप है, और ये शिप आता है, मान लो ये भारत है, और भारत क्या, ये साउथर्न पार्ट है, ठीक है, साउथर्न पोर्ट्स पे आता है। मान लो इस पोर्ट पे आया, जो कि मान लो पुणे का पोर्ट है, ठीक है। या पुणे का नहीं यार, ऐसे ना बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ज्योग्राफी के लिए तो ये इनकरेक्ट है, छोड़ो इसको। आप इतना समझो बस, ये कोई पोर्ट है। अब ये आया मिस्टर जॉश। मिस्टर जॉश जो है वो एक सप्लायर है।
मतलब ये माल बेचते हैं। तो मिस्टर जॉश हैं, मिस्टर जॉश ने मिस्टर सी को हायर किया जिनकी ये शिप है, और उन्होंने शिप से माल इस पोर्ट पे उतारा और बिना इंडिया में एंटर हुए यहीं से वापस चले गए। तो क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो जैसे ही ये हुआ प्रीवियस ईयर में ये काम हुआ, तो प्रीवियस ईयर में जब उन्होंने ये काम किया तो उस समय 2022 चल रहा था, उन्होंने माल यहाँ पे डंप किया, मतलब सेल किया एक तरीके से, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन भी हो सकती है। तो मिस्टर जॉश जो है उनको पेमेंट मिल गई। पेमेंट किससे मिली? मिस्टर सच से। मिस्टर सच ने इनसे माल खरीदा था, इंपोर्ट कराया था, तो इंपोर्टेशन का जो पैसा था वो उनको मिल गया। अब इंपोर्टेशन का जो पैसा था, एक सेकंड रुको, मिस्टर जॉश, मिस्टर सच, तो इन्होंने इसको पेमेंट तो कर दिया, और इन्होंने इसको माल की डिलीवरी कर दी। डिलीवरी किसने करी? मिस्टर सी ने। मिस्टर सी ने किस तरह करी? शिप के जरिए। ठीक है, तो ये इंडिया में आया और माल पोर्ट पे छोड़ के चला गया, और पोर्ट से मिस्टर सच ने माल रिसीव कर लिया। अब ये सब हुआ 2022 में। अब 2022 तो प्रीवियस ईयर चल रहा था, तो मोदी जी ने देखा तो ये सब, लेकिन वो शांत बैठे रहे, वो ऐसे देखते रहे, कह रहे हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जब 2023 आया, आप यकीन मानो उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन ये मिस्टर सी और मिस्टर जॉश कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने कहा यार ये तो चूना लगा के चले गए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जब भी ऐसी कोई शिप आएगी जिसके अंदर कोई भी, ये मिस्टर जॉर्ज कौन है? नॉन रेजिडेंट है, ये बात तो आप समझते हो, ये भारत के निवासी तो नहीं है। तो कोई भी नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, कोई भी नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, अगर वो भारत के अंदर नहीं भी आता है, अगर वो पोर्ट के ऊपर ही माल छोड़ता है, तो उसी समय ही, इसी समय ही इसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वरना माल जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद पहला पॉइंट आप देख लो, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। ठीक है, शिपिंग बिजनेस से। इसके बाद सेक्शन नंबर 172 है, ये 174 है। इसके बाद एक एग्जांपल और समझो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, अच्छे से तरह से समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप सभी को पता है मेला लगता है बहुत सारी सिटीज में, और मेले का मेन अट्रैक्शन क्या होता है? मेले का मेन अट्रैक्शन होता है दीज राइट्स, राइट। तो मान लो नवरात्रि जैसे अब आने वाली है, नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों में ये एक फेस्टिवल है इंडिया में, ठीक है, और फेस्टिवल के ऊपर क्या लगता है? हमारा मेला लगता है, राइट। मेला मतलब एक तरीके का, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, खाते हैं पीते हैं, मौजा ही मौजा करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर राइड्स मेन अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए। अब राइड की जो कॉस्ट है वह है ₹10। अब आप एक बताओ, एक बात बताओ, दिवाली के बाद पास या फिर विजयदशमी, विजयदशमी के पे तो, या तो दशहरा पे, सभी के यहाँ पे ही मेला लगता होगा दशहरा पे 100%। जब रावण को जलाया जाता है तो मेला 10 दिन के लिए लगता है। तो आपको भी ये पता है कि मेला जो होता है वो 10 डेज तक लगता है, उसके बाद वो कम होने लगता है, मतलब 10 डेज तक तो फुल चलता है, उसके बाद कम होता है धीरे धीरे, और वो अराउंड 20 डेज के अंदर खत्म हो जाता है। तो मेले की जो ड्यूरेशन है वो 10 to 20 डेज होती है, ये तो सभी लोग मानते हैं। मेले की जो ड्यूरेशन होती है वो 10 से 20 डेज के बीच में ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, मतलब मेला जब स्टार्ट होता है तो रामायण स्टार्ट होने से 5 दिन पहले होता है, और रामायण खत्म होने की 5 दिन बाद तक चलता है। रामायण चलती है 1 हफ्ते की, 7 दिन की रामायण चलती है, तो 3 दिन पहले से ही मेला लग जाता है, और उसके 3 दिन बाद तक मेला लगा रहता है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 20 दिन तक लगा रहता है। तो कॉस्ट मान लो एक राइड की 100 रुपये है, और यही राइड कम से कम 50 लोगों ने ले ली, तो एक दिन का रेवेन्यू 5,000 रुपये हो गया, और ये 20 दिन के लिए लगा हुआ है, तो ये रेवेन्यू जो हो गया आपका 1 लाख रुपये हो गया तकरीबन, है ना सर? तो 1 लाख रुपये रेवेन्यू आ गया। अब ये रेवेन्यू जो झूला चलाता है वो है मिस्टर रमेश। अब रमेश के पास ये 1 लाख रुपए आ गए, और मोदी जी ये सब देख रहे थे प्रीवियस ईयर में बैठ के, 2022 में जब झूला लगा सब कुछ हुआ, वो वैसे देख रहे हैं, हाँ भाई हाँ चलो झूला लगा लिया, पैसे भी कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जब टैक्स लेने आए 2023 में, जेब में हाथ डाल के उन्होंने, जिस पार्क में झूला लगा था वहां ऐसे करके ऐसे पूरा देखा, सन्नाटा, बिल्कुल कोई एक मक्खी भी नहीं। तो उन्होंने कहा यार फिर से चूना लग गया, तो एक और नया रूल बनाया उन्होंने। उन्होंने ये रूल बनाया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई
अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मिस्टर रमेश जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई कंपनी पार्टनरशिप जैसे तो कुछ नहीं रजिस्टर कराया हुआ कि हम इन्हें बाद में पकड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई पैन कार्ड वगैरह भी जमा नहीं कराया हुआ। तो ऐसा कोई भी इंसान जिसका एसोसिएशन पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, और वो थोड़े टाइम के लिए ही किसी सप्लाई में इन्वॉल्व होता है और पैसे कमाता है, तो उसको टैक्स उसी समय ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आपको इस तरह याद रखना है, एग्जाम्पल तो याद रखना ही है और पॉइंट भी याद रखना है। पॉइंट क्या है देखो, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन 174 ए, कोई भी ऐसी बॉडी जो शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर्म की गई है 174 ए है जैसे, तो उसको आपको उसी समय ही प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल और समझो, जैसे समझो कि कॉमनिकॉन एक फेस्टिवल होता है, कॉमनिकॉन दिल्ली में लगता है, मार्वल का फेस्टिवल होता है। उसमें मान लो टेंडर निकले शॉप ओपन के, कैंटीन के, तो वो फेस्टिवल चला मान लो 15 दिन, तो 15 दिन आपने वहाँ पे कैंटीन चलाया। आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने पार्टनरशिप में वो कैंटीन खोला। तो ऐसे इन दोनों ने जो कैंटीन खोला और एक शॉर्ट पीरियड के लिए खोला, उसके बाद बंद कर दिया, तो प्रीवियस ईयर में ही इनको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर असेसमेंट ईयर तक रुके, तो मैंने आपको बताया जहाँ पे वो फंक्शन हुआ है, जहाँ पे वो कॉन्सर्ट हुआ है, जहाँ पे वो चीज हुई है, वहां पे कोई भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इसके बाद अपने पास चौथा पॉइंट है, इसमें आ जाओ। अगर कोई एक ऐसा इंसान है, अब इसने बोला यार मुझे टैक्स नहीं देना, किसी भी हालत में नहीं देना, टैक्स का मेरा कोई फायदा नहीं, और असलियत में कोई फायदा टैक्स देके होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, मुझे टैक्स देना नहीं है किसी भी हालत में, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ट्रांसफर कर दूं क्या, प्रॉपर्टी, ताकि मैं टैक्स से बच सकूं। मतलब क्या हुआ कि इसने पूरे प्रीवियस ईयर एक हाउस प्रॉपर्टी रखी, और साल के अंत से पहले मतलब असेसमेंट ईयर से पहले वो हाउस प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर कर दी अपने बेटे को, मिस्टर वाई को, और उसने 3 महीने का उसके ऊपर खाली रेंट लिया। तो इसने 9 महीने का जो रेंट था उससे बचने के लिए ये काम किया। अगर सरकार को ऐसा पता चल जाता है कि आप कोई भी, ये तो एक जस्ट एन एग्जांपल है हाउस प्रॉपर्टी में, मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी कैसे आती है। ठीक है, अभी अपना माइंड ओपन रखो, इसको एग्जाम्पल के रूप में ही समझो। तो सरकार ने ये बोला कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो ज्यादा चालू बन रहा है, चंड बन रहा है, सयाना बन रहा है, और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी भी तरीके की टैक्स से बचने के पर्पज से, अगर डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ भी अंदाजा हो जाता है कि ऐसा कोई कर रहा है, तो उससे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स वसूल लिया जाता है। इसके बाद इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये भी समझ लो। मान लो एबीसी एंड एसोसिएट एक पार्टनरशिप थी, इनका एक बिजनेस था। इनका बिजनेस जो था वो 2022 के अंत में बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो असेसमेंट ईयर आया, असेसमेंट ईयर में मोदी जी ने इनको फिर ढूंढा, इनका कोई अता पता नहीं मिला। रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे पार्टनरशिप का था वो बंद हो गया, सारे पार्टनर भाग गए, किसी का कोई अता पता नहीं है। और एक पार्टनर मिला भी, इन्होंने पकड़ा मिस्टर ए को, इन्होंने पकड़ा मिस्टर ए को, मोदी जी ने किसको पकड़ा, मिस्टर ए को पकड़ा। अब भाई इधर है, इधर आ, तू तो वही है ना जो एबीसी एंड एसोसिएट में पार्टनर था, फटाफट से जो तुमने 10 लाख रुपए कमाए थे बिजनेस बंद करने से पहले, उसके ऊपर मुझे टैक्स दे दो। उन्होंने बोला, मिस्टर ए ने बोला, एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप भूल रहे हैं, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, पार्टनर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स अलग तरीके से देते हैं, और पार्टनरशिप के ऊपर टैक्स जो लगता है वो अलग तरीके से लगता है। तो आप मेरे को लायबल नहीं कर सकते टैक्स देने के लिए उस इनकम के ऊपर जो पार्टनरशिप ने कमाई थी। तो मोदी जी ने बोला यार तुमने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दिया, उसने बोला हाँ, इस 10 लाख रुपए में से जो मुझे शेयर मिला उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया, बट बाकी के पैसे के ऊपर टैक्स मेरी देने की जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी पार्टनरशिप की थी। तो उनको समझ में आया कि जब पार्टनरशिप या कोई भी तरीके का बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है, और ऐसा बिजनेस जिसमें ओनर और बिजनेस दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ऐसे बिजनेस जब डिसकंटिन्यू होते हैं, तो प्रीवियस ईयर में ही उनसे टैक्स वसूल लिया जाता है। क्या आपको ये पांच के पांचों पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आए? ये वो केस हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल किया जाएगा, आने वाले टाइम के लिए नहीं रोका जाएगा। इसके सेक्शन है 172, 174, 174 ए, 175 और 176, लाइन से हैं 172, 174, 174 ए, 175
और अपना 176, 172, 174A, 174, 175, 176। ठीक है, ये 5 के 5 केस आपको पता होने चाहिए। ये समरी में या फिर आप शॉर्ट नोट में भी पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, और डायरेक्टली एमसीक्यू में भी एनालिसिस के रूप में पूछा जाता है कि मिस्टर वाई हैं, वो एक नॉन रेजिडेंट एसएससी है, उनका शिपिंग बिजनेस है, उन्होंने इनकम 1 लाख रुपए कमाई, तो इसके ऊपर उनका टैक्स कितना बनता है असेसमेंट ईयर 2023-24 में। तो आपको आंसर लिखना है असेसमेंट ईयर 2023-24 में 0 बनता है, क्योंकि 100% टैक्स की लायबिलिटी इनको प्रीवियस ईयर में ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। अब अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो कि है स्लैब रेट्स एंड सरचार्ज, जो कि अभी रिसेंट में ही अमेंड हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले एक छोटी सी लिटिल लिटिल बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो वरीड पर्सन होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो कंसर्न्ड पर्सन होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि आप अगर लाइफ में वरीड हो, मतलब आप टेंशन लेते हो, तो आप प्रॉब्लम्स को और क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी, ये बहुत स्टूडेंट्स की एक डाउट होता है कि सर हम लोग जब इसमें आए हैं कोर्स के अंदर, तो हम ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दें, मतलब बोथ ग्रुप दें, या खाली एक ग्रुप दें, या खाली ग्रुप 2 दे दें पहले। तो ये स्टूडेंट का सबसे मोस्ट कॉमन डाउट है। सीएमए में और सीए में हर कोर्स में यही डाउट रहता है। सीएस में भी रहता है, लेकिन सीएस का हम लोग कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उन स्टूडेंट्स का प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव रहता है, बट उनका एक अलग ही जोन है भाई, उसके अंदर हम लोग पेनिट्रेट नहीं करते। तो सी एन सी एम ए का यही रहता है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 साथ में दे, या एक अकेला दे। तो जो भी वरीड इंसान होगा ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यार ग्रुप 1 में तो इतना सारा सिलेबस है, और लोग ये भी कहते हैं कि ग्रुप 2 छोटा होता है, ग्रुप 1 बड़ा होता है, तो मैं ग्रुप 2 क्यों ना दे दूं पहले। और ग्रुप 2 में भी फिर वो प्रॉब्लम निकालेगा, यार ग्रुप 2 में तो ऑडिट है, यार ग्रुप 2 में तो कंपनी अकाउंट्स है, यार ग्रुप 2 में तो 100 मार्क्स का आईडीटी है, ये कैसे कवर होगा। एक जो कंसर्न्ड पर्सन होगा वो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करेगा, वो स्वॉट एनालिसिस करेगा कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेड है, क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैं सिंगल ग्रुप दे सकता हूँ, क्या मैं बोथ दे सकता हूँ, मैं कैसे क्या चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, तो वो सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ना कि प्रॉब्लम। तो आपको भी एक कंसर्न्ड पर्सन वाला माइंडसेट रखना है, जिसको ग्रोथ माइंडसेट भी बोलते हैं। चैप्टर की प्रोसेस हर प्रोसेस के आगे जैसे लिखी रहती है। पहली स्टेज है स्लैब रेट सीखेंगे, फिर सरचार्ज सीखेंगे, मार्जिनल रिलीफ सीखेंगे, और रिबेट सीखेंगे अंडर सेक्शन 87A। अभी चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है, टैक्स कैलकुलेशन, ये दो हिस्सों में है, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक में क्या होता है कि जो अभी हम कर रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 2, एडवांस होगा लास्ट चैप्टर। सर ये चैप्टर हम लोग लास्ट में दोबारा पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज चेंज होगी, आंसर इज नो। दोनों ही सिनेरियो में कुछ चीज चेंज नहीं होगी, लेकिन जब आप बेसिक पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये नॉलेज नहीं होती है कि इनकम कंप्यूट कैसे होती है। आपको ये तो नॉलेज है कि इनकम 5 हेड में बांटी जाती है, सैलरी होती है, पीजीबीपी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, कैपिटल गेन होता है, और आईओएस होता है। बट आपको ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या चीज दे रखी है, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, डिडक्शंस कैसे माइनस होती हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग कैसे होता है। तो आपको ये सब की जानकारी कैसे वाली नहीं है, सिर्फ आप ये जानते हो कि क्या है। तो बेसिक में यू नो व्हाट आर द थिंग्स, एडवांस में यू नो व्हाई आर द थिंग्स लाइक दिस। तो व्हाई और व्हाट का सफर करने में तय आपको, करने में तय आपको कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। 3 से 4 महीने लगते हैं, वैसे 3 महीने में भी बहुत बच्चे कवर कर लेते हैं, 4 महीने में भी लग जाते हैं, किसी किसी बच्चे को 6 भी लग जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, क्लासेस रेगुलर देखेंगे, तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा, विद रिविजन 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ये गैप जो है वाई और वॉट का, ये 4 महीने का रहने वाला है। तो बेसिक तो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, जिसमें आपको पता है कि हाँ यार इनकम क्या होती है, बट आपको ये नहीं पता अभी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। आपको ये पता है सैलरी इनकम में बांटना होता है, बट सैलरी इनकम निकालते कैसे ये आपको नहीं पता। ठीक है, वाई और हाउ आपको अभी सीखना रहता है। तो ये अभी 4 महीने लगेंगे सीखने में, तो पहले बेसिक कर लो, फिर जब मैं आपको बीच की नॉलेज दे दूंगा पूरी, तो आपको एडवांस भी सिखा दूंगा। ठीक है, इसलिए चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। टैक्स लायबिलिटी निकालना हम पहले ही सिखा देते हैं, फिर आखिरी में एक बार फिर से सिखाते हैं, ताकि आपका एक बार फिर से रिकॉल भी हो जाए। प्रोसेस पूरा यही रहता है, बस बीच की जो आइटम होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ जाती है। अभी आपने टैक्स निकालना सीखा, सॉरी अभी आपने इनकम निकालना सीखा,
तो अभी आपने जो इनकम निकालना सीखा, इनकम आपने सीखा, इनकम कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहला स्टेप, इनकम को 5 हेड में बांटते हैं हम लोग। 5 हेड कौन कौन से हैं? सबसे पहला सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन और फिर आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड में बांटते हैं। इन 5 हेड में बांटने के बाद क्लबिंग ऐड करते हैं ना, फिर सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड माइनस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जीटीआई आती है। इस जीटीआई के अंदर हम लोग अगेन डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। एक बार टैक्सेबल इनकम आ गई, ये टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। टैक्सेबल इनकम सबसे पहले देख लो, लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम। तो ये टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली, अभी अभी बताया। एक बार टैक्सेबल इनकम आ गई, ये स्टेप नंबर 1 है। तो आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप टैक्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 2, जहाँ पे आप क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले, स्लैब रेट के हिसाब से, स्पेशल रेट के हिसाब से। देखो, दोनों तरीके के रेट जो होते हैं हमारे पास होते हैं, एक स्लैब रेट और एक स्पेशल रेट। स्लैब रेट फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं, स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी आप निकालेंगे या तो स्पेशल रेट के हिसाब से, या तो नॉर्मल रेट के हिसाब से, या स्लैब रेट के हिसाब से। तो ये क्या सीन है मैं बताता हूँ आपको। आपने मान लो इनकम निकाली 10 लाख रुपए। अब आपको ये देखना है, ये 10 लाख रुपए 30% स्पेशल रेट से टैक्स होगा, ये स्लैब रेट से टैक्स होगा, जो कि नॉर्मल टैक्स रेट होता है। अब ये कैसे और क्यों होता है यही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, ईदर में जाएगा, या तो नॉर्मल से टैक्स होगा या तो स्पेशल से होगा। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके अंदर से 87A में एक रिबेट होती है, छूट होती है, आप उसको माइनस करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे ये पढ़ के या सुन के पहले से आए हैं कि 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता, ऐसा करके हमने न्यूज में सुना है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो रिबेट ही आपको समझाएगी। ठीक है, 87A की। इसके बाद अगर कोई सरचार्ज आपको देना है, तो वो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सर सरचार्ज क्या होता है, देखो, सरचार्ज एक ऐसी चीज होती है जो, मान लो आपकी इनकम 10 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये इनकम बहुत ज्यादा है, हद से भी ज्यादा है, तो आप अंधे अमीर हो, ऐसा नहीं लगता? ये आंख है, ये है ही नहीं, और आप अमीर हो, मतलब आप अंधे अमीर हो। तो इस सिचुएशन के अंदर मोदी जी जो होते हैं वो ये बोलते हैं, सर अंधे अमीर होने का, सर अंधे अमीर होने का चार्ज तो दो। तो इसका मतलब क्या है, सर चार्ज, लेकिन स्पेलिंग ये नहीं होती, स्पेलिंग में SUR वाला सर आता है। ठीक है, एकदम देसी वाला, सर चार्ज दे देते। सर चार्ज का मतलब क्या है, जो भी पर्सन एक्स्ट्रा नॉर्मल इनकम कमाते हैं उनको टैक्स से एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना पड़ता है, जिसको सर चार्ज बोलते हैं। मतलब इट इज अ टैक्स अपॉन टैक्स। 100 करोड़ के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा पहले, फिर इस टैक्स के ऊपर उनको एक और चार्ज देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सर चार्ज। समझ में आया? इसको ऐड करोगे आप। ठीक है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से सभी को देना पड़ता है 4%। मतलब भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए सरकार के पास एक फंड है, उसका 4% वो लेते हैं। 4% किसका, जो भी आपका अमाउंट यहाँ तक आया उसका 4%। फिर 89A में अगर कोई रिलीफ है तो उसको माइनस कर देना। एडवांस टैक्स या TDS कुछ दिया है तो उसको माइनस कर देना। फिर नेट पेबल टैक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने आपको अभी ये बताया है थोड़ी देर पहले ही कि एक मिस्टर एक्स थे, उनका हर महीने 1 लाख रुपए कटता था। 1 लाख रुपए बोलते ज्यादा बोल दिया भाई, 10,000 रुपये कटता था पर मंथ, TDS के नाम पे, राइट? तो साल के दौरान उन्होंने 1,20,000 रुपये पूरा TDS दे दिया। अब उनकी इनकम थी जो मान लो, उनकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ थी। 12 के हिसाब से उनकी इनकम जो हुई वो होगी 6 लाख रुपए। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम उनकी हो गई 6 लाख रुपए। फिर हम लोग उसके ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स। मान लो इस 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स आया 2 लाख रुपए। कितना आया, 2 लाख रुपए। अब क्योंकि ये अंधे अमीर तो है नहीं, तो अंधे अमीर नहीं है तो इनके ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा क्या इनको कोई रिबेट मिलेगी 87A में। तो ये बहुत गरीब भी नहीं है कि 87A में इनको रिबेट मिल जाए, तो इनको 87A में रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट 87A में सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपया उससे कम होती है। तो 87A में कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी इनकम 6 लाख रुपए है।
तो 2 लाख रुपए का जो टैक्स आया है उसके ऊपर इनको एक तो देना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 2 लाख रुपए का 4% ये देंगे 8,000 रुपए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इनकी लाइबिलिटी अभी तक कितनी बनी, 2,08,000 रुपए। अब ये इसमें से माइनस करेंगे, कहेंगे मैंने टीडीएस जो ऑलरेडी दे दिया उसे तो माइनस करो, 2,08,000 रुपए। तो इनका टैक्स आया टोटल अभी तक, उसमें से पहले से कितना दे चुके हैं, 1,20,000 रुपए। तो ये कहेंगे 1,20,000 रुपए आप माइनस करो, तो मेरा जो टैक्स आया अब नेट वो 88,000 आया है, यही मैं पे करूंगा। क्लियर हुआ, ये पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से आपको करना है। अच्छा, टीडीएस कितना रुपए आएगा इसका अलग से चैप्टर है, कितना किस पे कैसे लगता है ये अलग से चैप्टर है, उसमें सीखेंगे। अभी बस ओवरव्यू ले लो, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। इसके बाद अगर आपका जो टैक्स है वो मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं है तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे, वो कैसे करते हैं अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब स्लैब रेट समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्लैब रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का अटेम्प्ट अभी अपकमिंग अटेम्प्ट है नवंबर या दिसंबर 2023 में, उन बच्चों को इस बार एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है इनकम टैक्स का। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इनकम टैक्स में अगले अटेम्प्ट के लिए भर भर के अमेंडमेंट है। ये स्लैब रेट भी चेंज हुए हैं इस बार, मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंज हुए हैं, लेकिन आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है, पिछले साल वाला। तो आपको 2022 का ही फाइनेंस एक्ट पूरा का पूरा जो है वो पढ़ना है, उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट है वही कवर करनी है। 23 वाला जो फाइनेंस एक्ट है वो अगले साल जो बच्चे पेपर देंगे मई 2024 में या जून 2024 में, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस बार ही डीटी में या इनकम टैक्स में मेहनत करके अच्छे से 60 मार्क्स से तो ज़्यादा ले आओ, अगर बाकी में पास नहीं भी हुए तो इनकम टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा कम से कम दोबारा। आपको होपफुली सभी बच्चों को ये पता हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। एग्जाम्प्ट का मतलब आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सीएमए को सीएमए वाले बच्चों के लिए सीए ओल्ड सिलेबस में भी 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी सीए का जो न्यू सिलेबस आया है जो अगले अटेम्प्ट से एप्लीकेबल है या नवंबर से एप्लीकेबल है शायद, उसमें उन्होंने खाली 3 सब्जेक्ट कर दिए हैं। तो आपके जैसे उसमें 3 सब्जेक्ट है मान लो, या सीएमए में 4 सब्जेक्ट है और आपने डीटी के अंदर 65 मार्क्स स्कोर कर दिए किसी तरीके से, या इनकम टैक्स के अंदर 65 मार्क्स स्कोर कर दिए, तो आपको बाकी के 2 ही देने पड़ेंगे सी इंटर के केस में, और सीएमए इंटर के केस में खाली 3 ही सब्जेक्ट और देने पड़ेंगे, इसका पेपर देने आपको नहीं जाना। यही 65 मार्क्स आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में एज इट इज मार्कशीट में लिखे हुए आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपका 400 मार्क्स का पेपर है और आपको 65 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपको 335 और लाने रहेंगे बस, बाकी सब में मिला के 335, 3 सब्जेक्ट में मतलब कम कम मार्क्स आपको बाकी सब्जेक्ट में ला दे। ठीक है, 65 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो 335 लाने हैं 3 सब्जेक्ट में आपको। अब इसके बाद में उनके पास तो 2 ही सब्जेक्ट बचा, तो आपको बाकी 2 में 200 मार्क्स में से आप पहले से ही अपना 65 मार्क्स घटा दो। ठीक है, तो इसमें 400 थे, तो 400 में से तो 100 मार्क्स तो आपके ऐसे गई, 300 बचे, 300 मार्क्स में से आपको 65 मार्क्स ऑलरेडी, मतलब 300 मार्क्स का पेपर बचा आपका, बस बेसिकली इतना समझ लो कि 65 नंबर जो है वो आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, जैसे यहाँ होते हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड यहाँ होते हैं वैसे ही होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्लैब रेट आज के सेशन में करा दूंगा, क्वेश्चन देखेंगे आज करेंगे थोड़े बहुत, या तो अगले सेशन में करेंगे। अब अच्छे से स्लैब रेट समझ लो। स्लैब रेट क्या होते हैं, ये वो टैक्स रेट होते हैं जिसके ऊपर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है। सरकार ने बोला हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जैसा अकाउंट्स में करते हैं, हम अपना अलग सिस्टम बिठाएंगे। ठीक है, एलवी यादव वाला सिस्टम बैठाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि जैसे किसी ने इनकम कमाई है तो उस इनकम को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्लैब। स्लैब मतलब कुछ नहीं, एक रेंज में तोड़ेंगे, जिस भी रेंज में फिर वो इंसान आएगा उतना टैक्स देंगे। तो सिंपली ये बोला गया कि अगर आप कम कमाते हैं यू अर्न लेस, यू पे लेस, इफ यू अर्न मोर यू पे मोर, सिंपल सी बात है। तो जो लोग कम कमाते हैं उनको कम स्लैब में रखा गया, जो ज़्यादा कमाते हैं उन्हें ज़्यादा में रखा गया। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं या एचयूएफ हैं या बीओआई हैं या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है या एक नॉन रेजिडेंट इंसान है। अच्छा एक बात समझना, कोई भी पर्सन, जो हमने पढ़े थे 7 पर्सन होते हैं जिसमें से 6 तो नेचुरल पर्सन होते हैं और एक पर्सन जो होता है वो हमारा होता है आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। तो यहाँ पे वो पर्सन की डेफिनेशन बहुत काम की है, हर पर्सन के हिसाब से अलग टैक्स है।
ठीक है। तो पर्सन की डेफिनेशन में जो आपने इंडिविजुअल पढ़ा, एओपी पढ़ा, एचयूएफ पढ़ा, बीओआई पढ़ा, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन पढ़ा, उन सब के लिए तो ये स्लैब रेट है। पार्टीशन सॉरी पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके लिए अलग है। ठीक है, तो ये इन पर्सन की डेफिनेशन में जो आते हैं इन लोगों के लिए ये टैक्स रेट है। अब एक चीज और समझना, रेजिडेंट इंसान कौन होते हैं? रेजिडेंट इंसान मतलब होते हैं जो भारत के निवासी हों, विशेषकर निवासी हों। सिटीजन अलग होते हैं, वो नागरिक होते हैं। नागरिक और निवासी में फर्क होता है। जरूरी नहीं है जो सिटीजन है वो नागरिक भी हो। जैसे अक्षय कुमार एक नागरिक हैं भारत के, लेकिन जरूरी नहीं है वो रेजिडेंट भी हो। अब मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि अक्षय कुमार नागरिक अब हैं भी या नहीं है, या उन्होंने भारत की नागरिकता शायद अब छोड़ दी है। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कोई भी इंसान जो रेजिडेंट है इंडिया में, उसको ऑब्वियसली, जो भारत में रहता है ऑब्वियसली उसको बेनिफिट मिलेंगे, और जो भारत में नहीं रहता ऑब्वियसली उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कौन इंसान भारत का रेजिडेंट है, कौन इंसान भारत का रेजिडेंट नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 में आप सीखोगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से निकालने के लिए पूरा चैप्टर है। अभी आप ये समझ लो, जो रेजिडेंट है, जो भारत में रेजिडेंट है, उसके लिए बेनिफिट है। जो भारत में रेजिडेंट नहीं है, मतलब नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान जो इंडिविजुअल है, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट भी हो चाहे तो भी चलेगा। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, लेकिन उसकी एज 60 साल से कम है, या वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों के लिए ही एक ही स्लैब रेट है। मतलब ऐसा समझो, मिस्टर राम जिनकी एज 55 ईयर है और वो एक रेजिडेंट है भारत के, या मिस्टर सुरेश जिनकी एज भी 55 ईयर है और वो नॉन रेजिडेंट है भारत के, तो दोनों के ऊपर सेम रेट एप्लीकेबल है। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि जो भारत के निवासी हैं, उनको फायदा मिलता है। तो भारत के निवासियों को फायदा मिलता है जो 60 ईयर से ज्यादा के होते हैं, जिनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अगर यहीं पे मिस्टर राम की एज 60 ईयर होती, तो जो रेट है वो रेट इनका डिफरेंट होता और इनका डिफरेंट होता। ठीक है। तो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रेजिडेंट हैं अगर, तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मिस्टर सुरेश की एज चाहे 80 भी क्यों ना हो, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, तो उनको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो वो इसी रेट में आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन आएगा फटाफट से देखो। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज कुछ भी हो और 60 साल से कम हो और रेजिडेंट हो, कोई भी एओपी, बीओआई, एचयूएफ, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, वो सब इसमें आ जाएंगे। और सारे नॉन रेजिडेंट किसी भी एज के इसी में ही आएंगे। तो इनकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए तक है, अप टू 250, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स रेट है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% है। फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए है तो 20% है। और 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो 30% है। ठीक है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 साल है लेकिन 80 साल से कम है और वो रेजिडेंट है, इसके अंदर एओपी, बीओआई, एचयूएफ, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नहीं आते। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को कवर किया। सेकंड कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे जो रेजिडेंट है और जिनकी एज 60 प्लस है बट 80 से कम है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो इनकी लिमिट स्टार्ट होती है 3 लाख से, यहाँ 2.5 लाख से थी, इनको 50,000 रुपये का और बेनिफिट मिलता है। तो इनकी 3 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 3 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। इसी तरह कुछ ऐसे लोग जिनकी एज 80 प्लस है, उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उनकी ये लिमिट 2.5 लाख वाली जो थी, उसको 5 लाख रुपए किया गया है, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो नीचे की लिमिट 20 और 30 वाली तो सभी के लिए सेम है, ऊपर की स्टार्टिंग लिमिट सबके लिए अलग अलग है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो पहली लिमिट है 2.5 लाख रुपए वाली, इसको बेसिक एग्जामेशन लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जामेशन लिमिट भी इसी को ही बोला जाता है। आपको ये लिमिट याद रखनी है। सर याद कैसे रखेंगे? देखो, अगर नॉर्मल आपका है जिसमें इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है, जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ठीक है, या कोई भी नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए टैक्स रेट है 0 से 2.5 लाख रुपए तक तो नील है। अब आपको 2.5 लाख और ऐड करना है, इसमें 2.5 लाख और ऐड करो, तो 2.5 लाख से 5 लाख
आपका 5%। ठीक है, फिर 5 लाख से आपको समय के साथ ये याद हो जाएगा वैसे तो, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपका 20%। पहले 10% भी किसी समय में स्लैब रेट हुआ करता था, अब 10% हटा दिया है। मैंने बताया ना हर साल चेंज होते हैं। और आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है तो 30%। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको ऐड करना है 2.5 लाख, यहाँ पे आपको ऐड करना है 5 लाख, और यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, बस रेट बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपके रट जाएंगे ये सारे रेट। ठीक है। अब एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 28/2016 में आया था, जो कि जुलाई में 27 तारीख को आया था। उसमें पूछा गया था कि अगर किसी इंसान का 60वां या 80वां बर्थडे 31 मार्च को फॉल होता है, 31 मार्च को फॉल्स ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को फॉल होता है या 31 मार्च को फॉल होता है, 1 अप्रैल लिख देता हूँ, तो क्या उसको 80 साल का मान लिया जाएगा या 60 साल का मान लिया जाएगा? ये मान लो एक इंसान जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये पिंकू है, पिंकू 1 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। 1 अप्रैल को क्या है इसका बर्थडे है। अप्रैल फुल वाले दिन ये पैदा हुआ था, लेकिन ये अप्रैल फुल नहीं है। ठीक है, अप्रैल 1 अप्रैल समझ के फूल समझा क्या? अपन फूल नहीं है, फायर है फायर। ठीक है, तो ये बर्थडे इसका आता है। अब ये 1 अप्रैल को 60 का हो रहा है, इसने बर्थडे मनाया 31 मार्च की रात को 12 बजे, जैसा हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, 12 बजते ही केक कट गए। तो अब जब ये आईटीआर भरने जाएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, तो क्या इसके ऊपर स्पेशल लगेगा कोई स्लैब, या इंडिविजुअल वाला 2.5 लाख वाला लगेगा? तो आंसर इज इसके ऊपर 3 लाख वाला स्लैब लग जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यही चीज क्लैरिफाई करी। अब आप सर्कुलर का मतलब और अच्छे से समझे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि यार ये 1 तारीख को पूरा तो हो गया 60 का, क्या इसके ऊपर न्यू स्लैब रेट 3 लाख वाला लगाए या ना लगाए? तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इसके ऊपर 3 लाख वाला स्लैब रेट ही लगेगा, और ये माना जाएगा कि इसकी एज 60 साल की 31 तारीख को ही पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए माना जाएगा कि इसकी एज 60 है, और इसके ऊपर 3 लाख रुपए वाली लिमिट लगेगी, मतलब लिमिट नंबर सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब अगर फर्म की बात करें या एलएलपी की बात करें, मतलब फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उनके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो 30% लगता है फ्लैट। फ्लैट मतलब अगर उन्होंने 1 रुपए भी कमाया तो उसके ऊपर 30% टैक्स देंगे, 30 पैसे। उनके ऊपर कोई भी ऐसा स्लैब नहीं है कि आपके ऊपर 2.5 लाख तक नीले, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको 30% फ्लैट रेट से टैक्स देना होता है। लोकल अथॉरिटी को भी 30% ही देना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्लैब रेट है। और एक नया सेक्शन भी ऐड हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मैं आपको दिखा दूं। ये स्पेशल टैक्स रेट में है, स्पेशल टैक्स रेट में है, ये रहा, ये रहा स्पेशल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAD। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% पे वो टैक्स दे सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो 22% पे भी टैक्स दे सकते हैं, या तो वो 22% ना दे के इस स्लैब रेट पे टैक्स दे सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब 10,000 रुपये तक 10%, 20,000 रुपये 10 से 20 तक 20%, और फिर 20,000 से ज़्यादा पे 30%। ठीक है। और कंपनी, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी कौन होती है आप वैसे समझिए, वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट इंडिया में है, वो डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर अगर 400 करोड़ है तो 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, फॉरेन कंपनी 40% टैक्स देंगी। ओके, अब ये चीज समझना सर, प्रीवियस ईयर 2020-21 क्यों लिखा है? तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का अगर प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21, सर 20-21 तो हम बहुत पीछे नहीं चले गए? हाँ सर बहुत पीछे गए। अभी असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? अभी प्रीवियस ईयर अपना चल रहा है 22-23, 23-24 असेसमेंट ईयर चल रहा है। तो हम लोग इससे एक पीछे आए 21-22, उससे एक और पीछे गए 20-21, तो ये अपना 20-21 मतलब एक छोड़ के उसके पहले वाला है। तो ये प्रीवियस ईयर हमें कंसिडर करना है, मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है वो एक डोमेस्टिक कंपनी है, और उसका टर्नओवर जो है वो 2020-21 में अगर 400 करोड़
400 करोड़ से कम है तो उसको 30% नहीं देना, उसको 25% देना है, अन्यथा वो 30% के रेट से टैक्स देंगी। ये भी फ्लैट रेट है, इनका कोई स्लैब नहीं है। सर अब ये क्यों लिया? देखो, कंपनी जो होती है, कंपनी मोटा टैक्स देती है। कंपनीज क्या देती है? ह्यूज चंक। इंडिविजुअल असेसी जो होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, आप और मैं जैसे, वो ज़्यादा पैसा नहीं देते। हम कितना रुपए कमा लेंगे? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। लेकिन कंपनीज का जो टर्नओवर होता है वो जाता है 1000 करोड़ भी जाता है। रिलायंस कंपनी का टर्नओवर देख लो, 10,000 करोड़, 1 करोड़ करोड़, पता नहीं कितने ही करोड़ लग जाते हैं। तो जो टैक्स है, सोचो वो कितना ज़्यादा टैक्स कंपनियां देती हैं। इंडिविजुअल से ज़्यादा टैक्स कंपनियां देती हैं। तो सरकार को कंपनी को पकड़ना ही पकड़ना है। अब सरकार पहले ये रूल नहीं लेके आई थी, जब 400 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल से भी पिछले साल में होना चाहिए, तो कंपनी क्या करती थी कि प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था, इसका जो रिजल्ट था उसको ऑल्टर कर देती थी, और ऑल्टर करके 400 करोड़ से हमेशा ही कम दिखाती थी और 25% के रेट से टैक्स देती थी। तो सरकार ने बोला प्रीवियस ईयर का तो आप ऑल्टर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो करंट ईयर में, अकाउंट्स के हिसाब से करंट ईयर में प्रेजेंट करनी होती है। मतलब 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 31 मार्च 2023 को फाइनलाइज होंगी, और फिर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग में अब प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो ऑल्टर की जा सकती हैं। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जो एक साल पहले ही एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हो गई और उसको अप्रूव भी कर दिया गया, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए एक साल छोड़ के उसके पहले वाले साल को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फॉरेन कंपनी का एकदम क्लियर है कि 40% के रेट से वो टैक्स देंगी। अब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि आप स्लैब रेट से देंगे टैक्स या स्पेशल रेट से देंगे। स्लैब रेट मैंने आपको सिखाए, ठीक है। अब ये स्पेशल रेट सीखने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें टैक्स का जो स्लैब रेट है ये वो समझ में भी आया या नहीं आया। तो आ जाओ जी सर, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन निपटा लेते हैं, अपने क्वेश्चन निपटा लेते हैं एक दो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन निपटा लेते हैं। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चंस। ये बुकलेट क्वेश्चन की आपको मिल जाएगी। इसमें बेसिक क्वेश्चन भी हैं, समरी वाले, मतलब शॉर्ट नोट्स। ये छोड़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फाइंड नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर फॉलोइंग केसेस। मिस्टर सचिन सिंघानिया है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, 35 साल के हैं और 5 लाख रुपए इनकम है। तो अब आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो रेजिडेंट है। सेकंड ये देखो क्या इनकी एज 60+ है या नहीं है। नहीं है, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये 35 ईयर के एज के है। फिर हमें देखना है इनकी इनकम को। तो इनकी इनकम है 5 लाख रुपए। अब टैक्स कैसे निकलेगा इस 5 लाख के ऊपर, ये समझते हैं। देखें सर, सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर मिस्टर सचिन। मैंने एक बार ही आपको फॉर्मेट बता दिया, आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। मैं शायद किसी किसी क्वेश्चन में जल्द के मारे ना लिखूं, तो क्योंकि हमें कम टाइम फ्रेम में बहुत कुछ कवर करना है। तो आपका स्लैब जो है इस पे एप्लीकेबल, आपको पता है स्लैब कौन सा एप्लीकेबल है? नॉर्मल वाला। तो 0 से 2.5 लाख इनका कोई भी टैक्स नहीं है। फिर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए 5% है, राइट। तो आप सबसे पहले इनकी इनकम देखो। इनकी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए ये टोटल। इनकी इनकम कितनी है बताओ? 5 लाख रुपए। ठीक है सर, कितनी इनकम है इनकी? 5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, ठीक है। ये नोटिंग मत करना, आंसर जरूर नोट कर लेना। ये मत नोट करना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अलग लाइन खींच दी मैंने। 5 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको क्या लगता है 0 से 2.5 लाख में इनकी इनकम आ रही है? हाँ सर। तो आपको कैसे करना है, पहले इस इनकम के टुकड़े करो। पहले 0 से 2.5 लाख में तोड़ो। तो 0 से 2.5 लाख में तोड़ने पे उनकी 2.5 लाख की इनकम तो हो गई, जिसके ऊपर जीरो टैक्स लगेगा। अब इस इनकम में से इसको माइनस करो, बची कितनी? 2.5 लाख रुपए बची सर। तो आपको कैसे करना है एक बार फिर से समझो।
आपको कैसे करना है सर, 5 लाख रुपए हमारी इनकम है, उसमें से 2.5 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसको सबसे पहले माइनस करो, बची कितनी इनकम, 2.5 लाख रुपए। अब इसके ऊपर 5% का टैक्स है, ये रहा, 2.5 से 5, 5% है तो 5% निकालो, तो 2.5 लाख के ऊपर 5% हमारा आ गया 12,500 रुपये। तो ये आ गया 12,500 रुपये, यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेट, यहाँ पे लिखा मैंने टैक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम। ठीक है, समझ में आया सर? तो हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए। हाँ सर, ऐसे लिखना भी सही है। तो पहले 0 से 2.5 लाख रुपए तक जीरो, उसके बाद जो 2.5 लाख बचे उसके ऊपर 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख रुपीज के ऊपर 20%, फिर मोर देन 10 लाख के ऊपर 30%। अच्छा, आप अगर इस इनकम को जोड़ोगे तो देखोगे 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख रुपए हो गए यहाँ तक इनकम, फिर 5 लाख और 5 लाख 10 लाख रुपए हो गए यहाँ तक इनकम, और फिर 10 लाख से ज्यादा। तो ये टैक्स रेट वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, या तो आप जैसे मैंने सिखाया है वैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इनका टैक्स कितना आया, 12,500 रुपये आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्लैब लिख दिया है। एक बार ही हम हर क्वेश्चन में अब उसी को कॉपी करके लिखेंगे, सिर्फ टैक्स निकालेंगे। ठीक है, ये जो आपने ऊपर लिखना है इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ये आप हर क्वेश्चन में खुद ही लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है मिस्टर सचिन की, 12,500 रुपये। अब इसके अंदर इनको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना ही करना है। कितना रुपया आया, 500 रुपये आया, प्लस 12,500। तो सर क्या ये इस तरह होगा, नहीं, आपको मैंने जो फॉर्मेट सिखाया है उसको याद रखना भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखो, मैंने आपको सिखाया था कि एक चीज होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब समझ लो होती क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A पहले समझ लो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराता हूँ। ये देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होती है, फॉर ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल, सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, हर तरीके की रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब खाली इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, HUF वगैरह के ऊपर, कंपनी के वगैरह के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर में, तो रिबेट उनको कितनी मिलेगी, या तो जितना टैक्स वो पे कर रहे हैं, या 12,500, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं आपको सिखाता हूँ अब ये कैसे होगा, चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या इनको मिलेगी, सर ये देखेंगे इनकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है या नहीं है। सर इनकी इनकम तो 5 लाख ही है, तो रिबेट कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखो। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी आई इनकी 12,500, फिर आप इसमें से रिबेट माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 87A। ये कैसे आएगी, 12,500 या टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो इनको 12,500 या टैक्स पेबल दोनों ही सेम है यहाँ पे, तो 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। तो इनको जो टैक्स पेबल है या टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी आ गई, जीरो। अगर सर आप ऐसा करें, अगर सर आप ऐसा कर दें, अगर सर आप ऐसा करें कि आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसी में जोड़ दें जैसा अभी मैं कर रहा था, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रिबेट के बाद जोड़ा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाया है। ठीक है, ये बात मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाई है, यहाँ पे कुछ इस तरह देखें। सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया है कि टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद रिबेट माइनस करेंगे, फिर सरचार्ज जोड़ेंगे, अगर कोई बैलेंस बचेगा जब भी तो सरचार्ज जोड़ोगे, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको रिबेट भी समझा दिया। इसके बाद है मिस्टर रमेश खुराना, नॉन रेजिडेंट है, 36 साल के, 6,25,000 पे इनकम है। स्लैब तो यही रहने वाली है, स्लैब यही रहने वाली है, नहीं कैसे देखेंगे देखो, रमेश खुराना है सेकंड,
रमेश खुराना है जिनकी एज है, जितनी भी एज हो, नॉन रेजिडेंट है, तो आपका यही वाला स्लैब लगेगा, बेसिक एग्जामेशन लिमिट वाला। ठीक है, यही स्लैब लगेगा। अब उनकी इनकम कितनी है, 6,25,000। तो आपने देखा, 0 से 2.5 लाख रुपए तक, 0। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, आपका 5%। फिर नेक्स्ट 5 लाख, आपका 20%। फिर मोर देन 10 लाख, आपका 30%। तो इनकी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम, ये हो गया रेट, और ये हो गया टैक्स। तो पहले 2.5 लाख रुपए तक इनका नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6,25,000, जिसमें से 2.5 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। बचा कितना, 6,25 में से ढाई गए, 3,75। अब 3,75 में से 2.5 लाख के ऊपर 5%, राइट। तो 2.5 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 12,500। एक टाइम के बाद तो आपको ये अमाउंट याद हो जाएंगे, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500, फिर 1 लाख के ऊपर 1 लाख, 1 लाख 12,500, 10 लाख के ऊपर टैक्स। आप ऐसे चुटकियों में करा करेंगे इसको सॉल्व, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीख जाएंगे। 3,75,000 में से फिर 2.5 लाख के ऊपर और टैक्स दे दिया हमने, 12,500। अब कितना बचा, अब बचा 1,25,000। तो ये क्या है, 1,25,000 इन नेक्स्ट 5 लाख में आ गया। आंसर इज यस सर। तो इसके ऊपर आपको कितना परसेंट देना है, 20% देना है, तो 25,000। नेक्स्ट मोर देन 10 लाख में तो आपकी इनकम आई नहीं, क्योंकि आपकी इनकम कितनी हुई है, खाली 6,25,000, 10 लाख से कम ही है। तो आप एक बार यहाँ पे जोड़ लो इनकम, पहले 2.5 लाख हो गई, फिर यहाँ पे 2.5 लाख हो गई, और यहाँ 1,25। इन सबका टोटल कितना होना चाहिए, 6,25, और वो है। तो आप एकदम सही कर रहे हो। सोल्यूशन में ये सब नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है। तो इनका टैक्स कितना हो गया मेरे भाई, टोटल 12,500 प्लस 25,000, 37,500 रुपये। तो इनकी हो गई ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। फिर इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर रिबेट तो मैंने से नहीं किया मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया 87A के अंदर इनकम कितनी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी 6,25,000 है, तो फिर इनको नहीं मिलेगी रिबेट। और दूसरी बात, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही रिबेट का बेनिफिट मिलता है, ये नॉन रेजिडेंट है, तो इनकी इनकम अगर 5 लाख भी होती तो भी इनको रिबेट नहीं मिलती। एट द रेट 4% आप ऐड करोगे, इसका 4% 1,500 रुपये, तो 37,500 प्लस 1,500, 39,000। समझ में आया यहाँ तक, दो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं। रश्मि जैन जिनकी 40 ईयर एज है, ठीक है, और उनकी इनकम कितनी है, 5,70,000। मैं आपको एक और एग्जांपल खुद ही कराता हूँ, ठीक है। बुकलेट के तो क्वेश्चन आप बाद में खुद भी सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। एग्जांपल समझो, मतलब एक महेश, महेश जिनकी एज है 65 ईयर्स, इनकी इनकम है 4.5 लाख रुपए, और ये एक नॉन रेजिडेंट है इंडिया के। अब इनके ऊपर हम लोगों को क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे टैक्स निकालोगे इसके ऊपर, फटाफट मुझे बताओ, टैक्स कैसे निकालोगे। सर वही करेंगे, 0 से 2.5 लाख, नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर हम लोग 5% निकालेंगे। फिर नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख के ऊपर हम लोग 20% निकालेंगे। और फिर नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे मोर देन 10 लाख, 30%। ठीक है। अब आपने कैसे पता लगाया कि यही स्लैब लगेगा। सर बहुत सिंपल बात है, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के केस के अंदर कुछ भी एज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लैब नॉर्मल वाला ही लगता है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट वाला स्लैब लगता है, BEL वाला स्लैब लगेगा। मैंने कहा हाँ जी सर, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख रहे हो। फिर आपने बोला सर 4 साढ़े 4 लाख रुपए की इनकम थी, जिसमें से 2.5 के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, बची कितनी, 2 लाख रुपए की। अब इस 2 लाख रुपए की इनकम के ऊपर नेक्स्ट 2.5 में तो 2 लाख पूरा समा जाएगा। तो हमारा 2 लाख के ऊपर 5% मतलब 10,000 रुपये आ गया टैक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इनका टैक्स आ गया 10,000 रुपये। फिर आपने बोला सर 10,000 रुपये है और इनकी इनकम 5 लाख से भी कम है, तो क्यों ना इनको रिबेट दे दी जाए 87A में। मैंने कहा रुक जा, यहीं रुक जाओ,
87A के अंदर इनको रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? 87A नॉट अवेलेबल, ठीक है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी समझाता हूँ, पहले इसका पूरा कर लो 4%। तो 10,000 रुपये का 4%, 400 रुपये, 10,400 रुपये आ गया आपका टैक्स लाइबिलिटी। 87 एक क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि नॉन रेजिडेंट है ये एक, नॉन रेजिडेंट को कुछ भी नहीं मिलता बेनिफिट। तो एक इंडिविजुअल होने के बाद भी ये नॉन रेजिडेंट हैं, और सीनियर सिटीजन होने के बाद भी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इनको दो बेनिफिट नहीं मिल रहे क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। अगर ये इंडिविजुअल होते और रेजिडेंट होते, अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट मैंने नॉन रेजिडेंट बोल दिया, सेकंड पार्ट मैंने बोल दिया रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के केस में कैसे निकालेंगे? देखो इधर आ जाओ, ठीक है। देखो अगर ये रेजिडेंट होते तो कैसे निकालते? सर अगर रेजिडेंट होते तो क्या इनके ऊपर यही स्लैब लगता? आंसर इज नो। फिर तो रेजिडेंट के केस के अंदर इनके ऊपर सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगता, और सीनियर सिटीजन का स्लैब क्या कहता है? 0 से 3 लाख, 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास कितना बचा? नेक्स्ट 2 लाख बचा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? 0 से 3 लाख, फिर 3 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से भी ज्यादा, यही पढ़ा था। तो इसी को अलग शब्दों में मैंने लिखा नेक्स्ट 2 लाख, फिर नेक्स्ट 5 लाख, और फिर मोर देन 10 लाख। तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर इनका कितना टैक्स आएगा? 5%, 20%, फिर 30%। अब इनका इनकम जो है वो 6,25,000 रुपये है। कितना है? 6,25,000। तो अभी आप जो 2.5 लाख से माइनस कर रहे थे, अब किससे करोगे? 6,25,000 से करोगे। तो सर मैंने लिखा 6,25, जिसमें से हम लोग 3 लाख माइनस कर देंगे सबसे पहले, तो बचेगा 3,25। 3,25 2 लाख में आता है? नहीं सर, 2 लाख और माइनस करेंगे मतलब इसमें से, तो बचेगा 1,25। तो इस 2 लाख के ऊपर तो 5% मतलब 10,000 रुपये, 1,25 के ऊपर 20% मतलब 25,000 रुपये। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 30,000 रुपये इनका, सॉरी 25,000 और 10,000 रुपये मतलब ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब सर क्या है, इनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी? आंसर इज नो। 87A नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल क्यों है? क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए 6,25 है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड करोगे @4%, तो ये कितना आएगा? 35,000 का 25,000 प्लस 10,000 का 4%, 1,400 रुपये। इस 1,400 को भी आप जोड़ दो, 36,400 रुपये, ठीक है। 36,400, ये इनका टैक्स आ गया। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी जो हमें कर रहे हैं, ये तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। देखो पूरी मैंने आपके लिए शीट बना रखी है क्वेश्चन बैंक की, यहाँ से लेकर स्टार्ट है 1 और 2 की, पूरी एंड तक है। इसमें बेसिक क्वेश्चन, एमसीक्यू, हर कुछ है, ठीक है, हर कुछ है इसमें, मार्जिनल रिलीफ सब कुछ है। अब आज के लिए हम लोग सेशन में इतना तो सीख गए कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने सीनियर सिटीजन तक आपको सिखा दिया। अब मैं आपको एक एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप वो घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन है, मिस्टर सचिन है जिनकी एज है 60 ईयर्स, ठीक है, और वो इनकम कमाते हैं अपनी, मान लीजिए 7 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपको केस दे रहा हूँ मैं, पहले केस में वो नॉन रेजिडेंट है, दूसरे केस में वो रेजिडेंट है, और तीसरे केस में उनकी दो ही केस करो, चलो यार तीन फिर बोलोगे यार इतना होमवर्क दे दिया। एक केस में नॉन रेजिडेंट है, दूसरे में रेजिडेंट है। आपको इनकी कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इसको 60 की जगह ना आप करो 80 ईयर्स, ठीक है। और एक थर्ड केस और लिख लो यार, आप कुछ भी बोलो, मुझे तो सब चीज़ें करानी पड़ेंगी ना आपको। अगर उनकी एज 60 ईयर्स होती तो क्या होता? केस नंबर 1 में एंड 2 में, क्या आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है, होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क आपको करके लाना है। अगली क्लास में हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, वैसे तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये करके लाना है, ठीक है।
मैंने आपको अभी तक सारे स्लैब रेट बढ़ा दिए हैं, जितने भी होते हैं कंपनी के, इंडिविजुअल के, एचयूएफ के, बीओआई के और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के लिए। अगली क्लास में हम लोग स्पेशल रेट पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद सरचार्ज भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल रिलीफ पढ़ेंगे, फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, फिर 115 बीएसी एक नया सेक्शन ऐड जो हुआ है, जो कि अगले अटेम्प्ट से डिफॉल्ट सेक्शन भी होने वाला है, उसको पढ़ेंगे। फिर राउंडिंग ऑफ 288A में इनकम की, 288B में टैक्स की पढ़ेंगे, और फिर अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अभी इस चैप्टर के अंदर एक क्लास और लगेगी, शायद दो और लगे। आज की क्लास भी थोड़ी मैंने लंबी ही खींच दी है, बट कोई बात नहीं, आज की क्लास 1.5 घंटे की हो गई, वैसे नॉर्मली 1 घंटे की होती है। अब हम अगली क्लास में जो है अपने क्वेश्चंस करेंगे बाकी के बचे हुए, और क्वेश्चन की एक क्लास पूरी लगेगी एक्सक्लूसिव, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लगेगी वो। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद अभी हमें क्वेश्चन भी करने हैं, तो अभी हमारे पास 2 या 3 क्लासेस इस चैप्टर में बची है। ठीक है, बाकी जैसे भी क्लासेस जाएंगी वो हम लोग देखते रहेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको हर क्लास में पूरा कराऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, और अगले सेशन में हम लोग जो मैंने टॉपिक बताया उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर देना यार, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हो कि एक सर हैं सचिन सर करके, और वो बहुत कामली और बहुत डीपली पढ़ाते हैं चीज़ों को, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपनी चीज़ें जो हैं क्लासेस देते हैं, और उनके नोट्स भी सुपर इंटरेस्टिंग है, वो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।